देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरुआत सबसे पहले होगी बड़ी खबर के साथ। गोंडा में राजस्व विभाग की टीम और आबकारी पुलिस ने छापेमारी की। शराब माफिया के खिलाफ 2 गांव में छापेमारी की गई है। 5 से ज्यादा शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। रानीपुरवा के राधेपुरवा गांव में आबकारी टीम की छापेमारी की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आबकारी पुलिस मौके पर पहुंची और देखिए दबिश दी गई, जिसके बाद एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। 5 से ज्यादा शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। गोंडा की तस्वीरें हैं जहां पर राजस्व विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। शराब माफिया के खिलाफ 2 गांवों में देखिए छापेमारी हुई और इस छापेमारी में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। 5 से ज्यादा अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये एबीपी गंगा के पास जो आप देख रहे हैं इस वक्त। और ये तस्वीरें देखिए जहां पर अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। कन्नौज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बता दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत देते हुए कहा कि जो अपराधियों के साथ खड़े हैं वो परिजनों से मिलने के लिए आए हैं और उन्हें सोचना चाहिए। जिन्होंने हत्या की है वो समाजवादी पार्टी के चिन्हित अपराधी थे। समाजवादी के चरित्र को पूरे उत्तर प्रदेश ने 2004 में देखा, जब इसी जिले के नीरज मिश्रा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और उसका दूसरा रूप यहां पर देखने सुनने को मिला है। समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अरुण शाक्य के परिजनों से मिलने गए थे। 14 दिसंबर को भाजपा नेता और पूर्व प्रधान अरुण शाक्य को बंधक बनाकर पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 10 लाख रुपए की मदद की। जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी 5 लाख रुपए की मदद की गई और इसी मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी करार दिया। प्रयास किए हैं जो शायद उनको नैतिक रूप से शोभा नहीं देता है और वह क्या कहते हैं उस पर मुझे जवाब देना आवश्यक नहीं लगता है। लेकिन यह जरूर मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी मतलब अपराधियों की पार्टी और समाजवादी पार्टी मतलब अब समाप्त होने वाली पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराध नहीं चाहता है, उत्तर प्रदेश विकास चाहता है, सुशासन चाहता है। धन्यवाद। एक और बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर में 5 दिनों से लापता युवक का नहर में तैरता हुआ शव बरामद हुआ। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया था। गुजैनी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। देखिए, परिजनों की तरफ से इस युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, लेकिन 4 दिन के बाद इस युवक का शव बरामद हुआ और नदी के अंदर तैरता हुआ यह शव बरामद हुआ। गुजैनी थाना क्षेत्र का मामला। हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर यह हत्या थी या फिर कोई हादसा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और खबर मिल रही है फतेहपुर से, जहां अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम को सीज कर दिया गया है। देखिए, फतेहपुर के शांतिनगर का मामला, जहां पर एक नर्सिंग होम को अवैध रूप से चलाया जा रहा था। डिप्टी सीएमओ ने एक्शन लिया और उससे पहले नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फिर उसके बाद नर्सिंग होम को सीज कर दिया गया। अस्पताल ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। हेल्थ डिपार्टमेंट फतेहपुर में ऐसे कई नर्सिंग होम्स की जांच कर रहा है। अवैध पाए जाने पर बाकियों पर भी कार्रवाई होगी। बड़ी कार्रवाई की गई है। नर्सिंग होम को सीज कर दिया गया, लेकिन उससे पहले जितने भी मरीज यहां पर थे भर्ती, उन्हें शिफ्ट किया गया। बढ़ते हुए कोरोना संकट के बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है इस ट्वीट के जरिए कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का दायित्व हमारी पहली प्राथमिकता है। कई प्रमुख देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत 100% वैक्सीनेटेड उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कोविड-19 के नए वेरिएंट BF7 के संक्रमण से बचाव के लिए ड्यू प्रिकॉशनरी डोज हेतु कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त डोज आपूर्ति करने के लिए मेरे द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को पत्र प्रेषित करके अनुरोध किया गया है। यानी कि कोविड वैक्सीन की मांग के लिए एक पत्र लिखा गया है केंद्र सरकार को। इस बात की जानकारी देते हुए ब्रजेश पाठक ट्वीट के जरिए नजर आए। और देखिए, आगरा के शाहगंज का रहने वाला एक युवक कोरोना संक्रमित 2 दिन पहले चीन से लौटा था। देखिए, आगरा में 30 दिन के बाद कोरोना का पहला केस मिला है। रैपिड रिस्पांस टीम ने युवक को ट्रेस किया। मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। चीन से लौटा था ये युवक 2 दिन पहले और
30 दिन के बाद ऐसा कोई मामला आगरा में सामने आया है जो कि कोरोना से संक्रमित पाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गए। नितिन, चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं कोरोना संक्रमण की, वो बहुत ज्यादा डराती हैं। अब आगरा में एक व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित मिला है, ये चीन से ही लौटा था। फिलहाल इस मरीज के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से एक्शन ले रहा है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और TTT फॉर्मूले पे काम चल रहा है। ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, इस फॉर्मूले पर स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। उस व्यक्ति को में जब कोविड पॉजिटिव पाया गया तो उसकी अब हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है, किस किस लोगों से उसकी मुलाकात हुई है। और जिस तरह से प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उससे जुड़े हुए करीब 50 लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। तो ये व्यक्ति चाइना एक कारोबारी है, चीन से लौटा था 2 दिन पहले, और जब उसको हालांकि थोड़ी दिक्कत महसूस बढ़ी तो उसके बाद उसने अपना टेस्ट कराया। उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है और एक घबराहट का माहौल भी वो युवक घबरा भी रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट के बाद पता लगेगा कि आखिर कौन सा कोविड इस व्यक्ति को हुआ है, कोविड का कौन सा वेरिएंट इस व्यक्ति के अंदर मिला है। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट कब तक आएगी जीनोम सीक्वेंसिंग की? किया गया। बड़ा सवाल है। नितिन, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने देश को आगाह किया है। साल के आखिरी मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि नए साल और त्योहारों पर जश्न मनाइए, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहें। दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है और इसीलिए हमें मास्क और हाथ धोने जैसी सावधानियां देखनी होंगी। पीएम ने यह भी कहा कि हम सावधान रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, हमारी खुशियों में कोई रुकावट भी नहीं आएगी। जिस तरह कोरोना वैश्विक महामारी के इस समय में योग और आयुर्वेद की शक्ति को हम सभी देख रहे हैं, उसमें इनसे जुड़ी एविडेंस बेस्ड रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। मेरा आपसे भी आग्रह है कि योग, आयुर्वेद और हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े हुए ऐसे प्रयासों के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो उन्हें सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में कोरोना नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया। गेट नंबर 4 पर बड़ी संख्या में भीड़ दर्शन के लिए आती रहती है, लेकिन किसी के मुंह पर मास्क तक नहीं होता। तस्वीरें देखिए। कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना की गाइडलाइन के पालन के निर्देश हैं। इस वक्त हम बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है आपको किस तरह से बेलगाम दिखाई दे रही है। देखिए, इस पूरी कतार में आपको कोई भी मास्क का प्रयोग करते नहीं दिखेगा और इसके साथ आप देखिए यहाँ पर कई पुलिस वाले भी आपको बिना मास्क के दिखाई दे जाएंगे। हालत ये है कि यहाँ पर कोविड की गाइडलाइन का पालन किस कदर है वो तस्वीर भी आपके सामने है। कैमरा देखते ही जो पुलिस वाले हैं वो मास्क लगा लेते हैं, जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर लापरवाह बनी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो बाबा धाम में मास्क लगा के आए हैं। यहाँ कोविड गाइडलाइन का कितना पालन किया? देख के तो लग रहा है कि पालन नहीं किया जा रहा है, कोई लगाया है, बाकी सब देख ही रहे हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए, मास्क कहाँ है आपका? आप बाबा की सुरक्षा में यहाँ पर हैं और इसके साथ ही जो आम जनता की सुरक्षा है, मास्क का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? मास्क का प्रयोग किया जाएगा ना। कब करेंगे? मास्क ले लेंगे हम, मास्क प्रयोग करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप मंदिर से हैं? नहीं, हम यहाँ का प्रशासनिक। मास्क आपने नहीं लगाया सर? बस रखे हैं, लगा ले सर। बस रखे हैं या लगाते हैं आप? लगाते हैं। मंदिर के ही आप सब हैं या सुरक्षा? आम पब्लिक है। तो आप देखिए, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए ये सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं सामने, आपको बिना मास्क के दिखाई देंगे। और फिर मैं एक बार कह रहा हूं, कैमरा सामने आते ही मंदिर पर खड़े सुरक्षाकर्मी मास्क का प्रयोग करते हैं और फिर जैसे ही कैमरा पीछे चला जाता है ये सभी मास्क उतार देते हैं। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन किस तरह से हो रहा है, तस्वीर आपके सामने है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।
तो देखिए, आम लोग ही नहीं, पुलिस वाले तक भी मास्क नहीं लगाए हैं और ना ही किसी को लगाने के लिए कहते हैं। पुलिस कर्मियों पर वीआईपी गाड़ियां लगवाने में भी आरोप है और रास्ते में इतनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं कि आने जाने वालों को दिक्कत होती है, जबकि वहां पर पार्किंग नहीं है। एबीपी गंगा ने जब यातायात व्यवस्था के बीच खड़ी गाड़ियों को लेकर सवाल किया तो किनारे पर खड़ी गाड़ी हटाई गई, लेकिन सरकारी गाड़ियों की सुरक्षा करते पुलिसकर्मी कहते रहे कि साहब के साथ गाड़ी आई है तो खड़ी। गाड़ियों को लेके जो नियम है वो बता दे बंधु, क्या ये गाड़ियां कैसे खड़ी? यहाँ पे गाड़ियाँ आती खड़ी होती हैं और प्रशासनिक पार्किंग है, प्रशासनिक पार्किंग है जी, ये प्रशासनिक पार्किंग बनाई नहीं है लेकिन लगती है यहाँ पे। ये प्रशासनिक लगती है और किसी की नहीं लग सकती है। कहाँ है? और किसी की गाड़ी नहीं। फिर व्यवस्था बिगाड़ेंगे आप? फिर हम क्यों बिगाड़ेंगे? हम तो व्यवस्था बनाने के लिए हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो पार्किंग है, ये जो पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है वो क्या आम जनता के लिए है, प्रशासन के लिए है, किसी नेता के लिए है, किसके लिए है? यहाँ प्रशासनिक गाड़ियाँ केवल आती हैं खड़ी होती हैं, आम लोगों के लिए पार्किंग आगे बनी हुई है। जाम की स्थिति जब पैदा होती है तो हटाते सब लगे हैं, पुलिस सारी जाम लगाने। ये प्रशासनिक गाड़ी है। जरा तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पर किस तरह से गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। और अब देखिए, अगर आपको यहाँ पर बाबा के दरबार में दर्शन करने आना है तो मजिस्ट्रेट साहब के साथ आइए, आपका कहना है। नहीं, हमारा क्या कहना? अब यहाँ गाड़ी आएगी। गाड़ी यहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं है भाई, पार्किंग यहाँ थोड़ा व्यवस्था है। तो फिर ये गाड़ी भी यहाँ पर आप लोग लगवाते हैं? नहीं, हम लोग नहीं लगवाते हैं कोई गाड़ी। हमारे आगे कोई नहीं कि सब मनाही है कि कोई यहाँ गाड़ी नहीं लगेगी। आप हटवाते हैं? हाँ, हटवाते तो इसको हटवाने का अभी हटवाएंगे आप? हटवा दिया जाएगा। हटवाएंगे? काल करिए, देख किसकी है गाड़ी है, हटवाइए इससे। भाई हमारी मौजूदगी में गाड़ी नहीं लगी है, हमारी मौजूदगी में लगी। सर, आपने इसकी शिकायत किया? आपके हाथ में ये वायरलेस है? हाँ, अभी बता दे रहे हैं हम, अल्फा को बता दे रहे हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर ये पुलिस विभाग के टाइट सुरक्षा के यहाँ नुमाइंदे हैं। सुनील कुमार चौरसिया नाम है इनका। और अभी ये वायरलेस से इन्होंने अभी ऐलान किया है कि जैसे भी हो, जो भी गाड़ियाँ लगी हैं वो हटे। तो ये गाड़ी हटाई जा रही है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर प्रशासनिक गाड़ियाँ यहाँ लगती हैं और इसके साथ ही जो नियम है वो ये बताते हैं। लेकिन आम जनता के लिए अभी भी यहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आम जनता यहाँ रोजाना सुरक्षा कर्मियों के दुर्व्यवहार से दो चार होती है और सुरक्षा कर्मी यूं ही आम जनता से बातचीत करते हैं, उन्हें डांटते हैं, उन्हें बोलते हैं और आम श्रद्धालु यहाँ से निराश होकर जाता हुआ भी नजर आता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। ग्राउंड जीरो से एबीपी गंगा की रिपोर्ट आपने देखी और अब एबीपी गंगा कुछ सवाल पूछ रहा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर ऐसी लापरवाही क्यों? हाई सिक्योरिटी जोन में ऐसी लापरवाही क्यों? ये वो सवाल हैं जो बहुत जायज हैं और एबीपी गंगा ये सवाल पूछ रहा है कि क्या वीआईपी गाड़ियां लगवाने में पुलिसकर्मी इतना व्यस्त रहते हैं? गाड़ियों की निगरानी में व्यस्त रहेंगे तो फिर सुरक्षा कैसे करेंगे? इसके अलावा सवाल ये भी कि वाराणसी में सुरक्षा पर वीआईपी कल्चर क्या भारी पड़ रहा है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब प्रशासन को जरूर देने चाहिए, क्योंकि आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है ये कल्चर, जो इन तस्वीरों के जरिए हमने देखा। लापरवाही बरती जा रही है और ऐसे में ये सवाल उठाना जायज है कि आखिर वाराणसी में काशी विश्वनाथ परिसर में जहां पर इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, वहां पर ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? और इस पूरे मामले को लेकर एबीपी गंगा लगातार कोशिश कर रहा है कि अधिकारियों तक हम पहुंचे, उनसे बात करें, लेकिन कोई भी इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी जुड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या सुरक्षा कर्मी गाड़ियों की निगरानी में व्यस्त रहेंगे तो फिर बाकी का जो काम है वो कैसे होगा? अगर वाराणसी में सुरक्षा पर क्या वीआईपी कल्चर भारी पड़ रहा है? ये तमाम वो सवाल हैं जो एबीपी गंगा पूछ रहा है ग्राउंड जीरो से लगातार ये रिपोर्ट कवर करने के बाद कि ऐसी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है जिससे आम जन को दिक्कत हो रही है। और चलिए सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं और मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको सीधा दिखाते हैं, लखनऊ की महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री वो आपको सुनाते हैं। की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप आज देश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब देश पूरी दुनिया के लिए लोकतंत्र और विकास के एक मॉडल के रूप में दुनिया के सामने आगे बढ़ रहा है, तो हम सब के लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने में 75 वर्ष पहले जिस ब्रिटेन से हमने आजादी प्राप्त की थी, 75 वर्ष आते आते
आज उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और बहनों, आगामी कुछ दिनों में लखनऊ में कुछ बड़े आयोजन होने हैं और बड़े आयोजन के साथ अपने आप को जोड़ने की एक मानसिकता प्रदेश लखनऊ वासी को और प्रदेशवासी को तैयार करनी होगी। सबसे पहला कार्यक्रम यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का होने जा रहा है फरवरी 2023 में। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लखनऊ वासियों को देश और दुनिया से आने वाले 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशकों के स्वागत के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसके माध्यम से लाखों करोड़ रुपए का निवेश लखनऊ और प्रदेश के अंदर आएगा और प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की नई सुविधाएं वहां से निकलेंगी। इस विश्वास के साथ एक कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर लखनऊ को प्राप्त होगा। साथ ही साथ दुनिया के 20 विकसित देश जो G20 के रूप में विख्यात हैं, ये वे 20 देश हैं जिनमें दुनिया की 60% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 75% व्यापार पर अधिकार है और जिनके पास दुनिया की 85% GDP पर जिसका एकाधिकार है। जिन देशों के पास दुनिया के अंदर होने वाले 90% पेटेंट का अधिकार है, उन 20 देशों के नेतृत्व का अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को प्राप्त हुआ है। पहली बार आजादी के बाद हो रहा है। लाभ लिया और स्वास्थ्य मेले के माध्यम से उन्होंने उस क्षेत्र में प्रदेश और देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, कौन सी नई योजनाएं आई हैं और किन योजनाओं से हम कैसे किसी गरीब को, किसी किसान को, किसी नौजवान को, किसी महिला को लाभान्वित कर सकते हैं। इन सभी योजनाओं का लाभ वहां पर विस्तृत रूप से देने का कार्य हुआ है। आज इसकी एक झलक मुझे भी यहां देखने को मिली है। मैं इस अवसर पर श्री नीरज सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देते, सफल आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। सदैव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लखनऊ आदरणीय रक्षा मंत्री जी की कर्मभूमि है और उनके नेतृत्व में लखनऊ और प्रदेश आज विकास की जिस नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है वह निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आरोग्य मेले के आयोजन निरंतरता को प्राप्त करेंगे इस विश्वास के साथ आप सबको वर्ष 2023 की। देखिए, वैसे तो ताज का दीदार करने के लिए साल भर सैलानी पहुंचते रहते हैं, लेकिन क्रिसमस के मौके पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट भी ताजमहल पहुंच रहे हैं। लेकिन ताजमहल के दोनों गेट पर कोविड टेस्ट का दावा करने वाले स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से नदारद दिख रही है। यह हाल तब है जब केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ऐसे संक्रमण फैलता है तो जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जायजा लिया है एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय। कोरोना की संभावित लहर के मद्देनजर भारत सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तमाम गाइडलाइन जारी कर चुकी है, लेकिन आगरा प्रशासन कितना सुस्त है, स्वास्थ्य विभाग कितना नाकारा है, ये इस तस्वीर से पता चलता है। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ स्वास्थ्य विभाग रैंडम सैंपलिंग की खानापूर्ति करता है, लेकिन आज संडे का दिन है, क्रिसमस का पर्व है और ऐसे में बड़ी संख्या में आज लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं जो यहाँ रैंडम सैंपलिंग के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम यहाँ अपॉइंट होती है वो पूरी तरह से यहाँ नदारद दिख रही है। कुछ लोग कोविड के मद्देनज़र मास्क लगाए हुए हैं, कुछ लोग नहीं लगाए हुए हैं। किसी की भी रैंडम सैंपलिंग नहीं की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि ताजमहल ईस्ट गेट, वेस्ट गेट से लेकर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर उनकी RT-PCR टेस्ट के लिए तमाम जो टीमें हैं वो गठित हैं, लगातार सैंपल ले रही हैं। लेकिन ताजमहल के जो वेस्ट गेट पर कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नज़र नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सिर से सिर भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग, बड़ी संख्या में पर्यटक आज ताजमहल का दीदार करने पहुँचे हुए हैं। ऐसे में जिस तरह से चाइना, हांगकांग और जापान जैसे तमाम देशों में स्थिति खराब हुई है और ऐसे में RT-PCR टेस्ट करना, रैंडम सैंपलिंग करना ये बहुत ही कोविड के बेसिक्स हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स में आता है। लेकिन किस तरह से आज कोई भी टीम यहाँ नज़र नहीं आ रही। साफ साफ
नज़र आता है कि स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही है। अपनी जिम्मेदारी से स्वास्थ्यकर्मी मुख मोड़ रहे हैं। जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जैसे टूरिज्म डेस्टिनेशन है, जैसे ताजमहल जैसी जगहों पर, वहाँ अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए बड़े स्तर पर RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए। तो जो दावे अभी तक प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए हैं, वो पूरी तरह खोखले हैं और यहाँ कोई भी किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ से अगर संक्रमण फैला तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABC गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।